नमस्कार मित्रों, कथा कथन में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य में कुछ लेखिकाएं ऐसी हैं जिनकी कलम केवल कहानियां नहीं लिखती बल्कि समाज के उन कोनों में भी रोशनी पहुंचाती है जहां अक्सर हमारी दृष्टि नहीं जाती। नीलम कुलश्रेष्ठ जी ऐसी ही सशक्त और संवेदनशील रचनाकार हैं। आज हम सुनेंगे उनकी लिखी हुई कहानी पीछे छूटी वो। मेरी आवाज़ में मैं हूँ सीमा सिंह। तुषार ने फाइल से नज़र ऊपर उठाकर देखा तो चौंक गया। तुम? हाँ, कीर्ति ने उसके केबिन के दरवाजे पर खड़े हुए कहा। उसका स्वर बेहद ठंडा और चेहरा भाव शून्य हो रहा था। बैठो। वो रुमाल से अपने चेहरे का पसीना पोंछती उसकी मेज के सामने की कुर्सी खिसकाकर बैठ गई। ऐसा लग रहा था जैसे बदहवास सी वो दूर से भागती चली आ रही है। अचानक कैसे आना हुआ? तुषार के स्वर में तनिक गुस्से की झलक थी। कीर्ति अच्छी तरह जानती थी कि उसे उसका या बच्चों का ऑफिस में आना बिल्कुल नापसंद है। वो घरेलू व ऑफिस की ज़िंदगी को अलग अलग हिस्सों में बांटकर जीता है। कीर्ति घर से फालतू फ़ोन करती रहे, वो बात भी उसे पसंद नहीं। आज बाज़ार आई थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। ओह, सच बताओ, कोई ख़ास बात तो नहीं है? नहीं, बड़ी मुश्किल से उसने अपनी रुलाई रोक कर कहा। तुषार वैसे ही सपाट भावना शून्य व्यक्ति था। उसकी नज़र इतनी तेज नहीं थी कि कीर्ति के चेहरे पर छुपी बदहवासी को पढ़ सके। उसने सपाट स्वर में पूछा, क्या पियोगी? कुछ ठंडा। जैसे अनचाहे अतिथि की बेमन से आवभगत करनी पड़ती हो, कुछ इसी तरह उसने चपरासी को कोल्ड ड्रिंक लाने का आदेश दिया। कीर्ति ने जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक गले से उतारा और वहाँ से चल दी। केबिन से निकल वो पति के व्यक्तिगत सचिव के पास रुककर इधर उधर की बातें करने लगी। उसकी सीट से सारे ऑफिस का दृश्य दिखता था। बातें तो वो सचिव से कर रही थी, किंतु दृष्टि पूरे ऑफिस की एक एक कुर्सी पर फिसल रही थी। नहीं, कहीं भी नहीं थी। वो सूरत ऑफिस में कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। क्या पता उसकी नई नियुक्ति हो और वो आज छुट्टी पर हो। उसने सचिव से पूछा, रीता, मैंने सुना है कुछ दिन पहले ऑफिस में किसी नई लड़की की नियुक्ति हुई है। रीता हैरान हो उठी। नहीं मैडम, पिछले 2 वर्षों से किसी भी नए व्यक्ति को ऑफिस में नहीं लिया गया। अच्छा? कीर्ति आश्चर्यचकित होकर वहाँ से चल दी और सोचने लगी, अगर वो तुषार के ऑफिस में काम नहीं करती तो फिर कौन हो सकती है। उसकी आंखों में उसकी कत्थई आंखें, बॉय कट बाल, कानों में बड़े बड़े बाले, लो कट ब्लाउज, गहरे हरे रंग की स्कर्ट झूलती रही। बेमन से टैक्सी पकड़कर वो घर आ गई। घर पहुंचकर कीर्ति ने भी कपड़े बदले ही थे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। एक मन हुआ कि घंटी बजने दे, लेकिन उसे मजबूरन रिसीवर तो उठाना ही था। बोली, हेलो। हाय, आप कैसी हैं? वही खनकदार जहरीली हंसी जिससे वो सन्न रह जाती थी। बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, कहकर उसने रिसीवर रखना चाहा। नहीं नहीं, फ़ोन मत रखिए, 2-4 दिल की बातें तो कर लेने दीजिए। कहिए, तुषार से उसके ऑफिस में क्या बातें करके आई हो? क्या? वही कानों में पिघलते लावे जैसी उतर जाने वाली खनकती हंसी। अरे, आपको आश्चर्य हो रहा है? आपके ऑफिस जाने से तुषार का मूड बिगड़ गया था। उसी ने फ़ोन करके मुझे बोरियत दूर करने के लिए अपने ऑफिस में बुला लिया था। यदि आपने अपनी बकवास समाप्त कर ली हो तो मैं फ़ोन रख दूँ? मेरे सोने का समय हो रहा है। कोई भी बीवी जिसे पता हो कि उसका शौहर किसी दूसरी से उलझ गया है, कभी चैन से नहीं सो सकती। खनकती हुई आवाज़ उधर से आई। कीर्ति ने क्रोध से जलकर रिसीवर जोर से पटक दिया। सांस बेकाबू हो गई थी। माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहा उठी थीं। बदहवास सी वो पलंग पर गिर पड़ी। 6 महीने से वो तिल तिल कर जल रही थी। कभी सोचती कि तुषार से सीधे सीधे बात करे, कभी सोचती कि जो विश्वास की डोर उन दोनों के बीच बंधी है उस पर पर्दा पड़ा ही रहने दे। कभी सोचती इस चतुराई से उसके नाजायज़ संबंध का सबूत जुटाए कि उसे इस रिश्ते को नकारने का रास्ता ही ना दिखाई दे। कीर्ति सोचने लगी कि उसने क्या नहीं किया इस घर के लिए, उसके एक एक कोने को संवारने के लिए अपने को तिल तिल जलाया है।
दोनों छोटे बच्चों को बड़ा करने में जी जान से जुटी रही है। तुषार की छोटी से छोटी बात को पत्थर की लकीर समझा है। फिर भूल कहाँ हो गई है। कैसे उसका प्यार हाथों से फिसलता ही चला जा रहा है। वैसे ही वो व्यक्तित्व का रूखा सूखा व्यक्ति है। इधर 1 वर्ष से तो और भी खामोश होता चला जा रहा है। सुबह चाय व खाने की मेज पर ऐसे आता है जैसे कुछ खाकर अपनी ड्यूटी निभा रहा है या कीर्ति पर एहसान कर रहा है। खाना अच्छा है तो तारीफ नहीं, बुरा है तो कोई शिकायत नहीं। कभी कीर्ति घर को नए अंदाज में सजाती तो तुषार का ध्यान ही न जाता। उसकी साड़ी के लाल पीले हरे रंग उसके जड़ मन में कोई सतरंगी हलचल न मचा पाते। फिर पता नहीं उसकी जड़ता कहाँ टूट रही है। कौन उसे अपने रंगों में समेट ले रहा है। अपनी नीरसता को कीर्ति कभी खरीदारी कभी किसी पार्टी में डुबोती रहती, लौट कर वही किस्से चुलबुलेपन से उसे सुनाती रहती। लेकिन तुषार उसकी शोखी से चिढ़ जाता। इतनी बड़ी हो गई हो, अब तो गंभीर हो जाओ। वो उसे और भी चिढ़ाती। इतनी बड़ी कहाँ हो गई हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं। तुषार बात काट कर कहता, तुम्हारा बचपना पता नहीं कब जाएगा। 6 महीने पहले जैसे इस बचपने में वयस्कता छा गई थी। एक दिन किसी औरत का फ़ोन आया। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? कीर्ति। कीर्ति तुषार की पत्नी? माफ़ कीजिए, गलत नंबर लग गया। वो आश्चर्य से रिसीवर पकड़े खड़ी रह गई थी कि इतनी बेतकल्लुफ़ी से तुषार का नाम लेने वाली कौन हो सकती हैं। उसके ऑफिस की महिलाओं के फ़ोन भी आते थे, लेकिन वे बिना सर कहे बात नहीं करती थी। उसने तुषार से पूछा भी था कि कौन लड़की उसे नाम लेकर पुकारती है। तब वो भी हैरान रह गया था। मेरा नाम? मेरा नाम तो बस तुम लेती हो, मुझे मेरे नाम से कोई नहीं बुलाता। तब वो कितना अच्छा अभिनय कर गया था। ऐसा लगा ही नहीं था कि कोई दूसरी लड़की उसके जीवन में आ गई है। बस उसी दिन से कीर्ति का चैन जाने कहाँ चला गया। उसके बाद हर चौथे पाँचवें दिन कभी भी फ़ोन आ जाता। हर बार उसकी आवाज़ सुनकर माफ़ करना, गलत नंबर है, कहकर वो फ़ोन काट देती। अक्सर कीर्ति तुषार की डाक को खोलती नहीं थी, लेकिन एक दिन उसके 3-4 पत्रों में एक बादामी रंग का लिफाफा दिखाई दिया, जिसमें से सेंट की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उस पर लिखे पते की लिखावट बहुत सुंदर थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि आजकल कोई पत्र लिखता नहीं है। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी, बैंक या बिजली के बिल ही डाक से आते हैं। कीर्ति अपनी उत्सुकता दबा न पाई। वो लिफाफा खोलकर पढ़ने बैठ गई। बहुत ही सुंदर अक्षरों में संबोधन किया गया था, मेरे जानू तुषार। कीर्ति को लगा उसके अंदर किसी ने करंट की एक लहर छोड़ दी है। उसकी आंखें डबडबा आईं। मन इतना विवल हो उठा कि आगे पत्र पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी उसने हिम्मत करके आंसू पोंछे और आगे पढ़ना आरंभ किया। हालांकि तुमने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम्हारे घर के पते पर पत्र न लिखूं, लेकिन मैं अपने दिल से मजबूर होकर पत्र लिख रही हूँ। तुमसे मिले 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है। तुम्हारे ऑफिस फ़ोन करती हूँ तो पता चलता है कि तुम किसी मीटिंग में गए हो। घर फ़ोन करती हूँ तो कीर्ति ही फ़ोन उठाती है। अब बोलो, मैं क्या करूँ? तुमसे मिलने को तड़प रही हूँ। जल्दी ही फ़ोन पर सूचित करो कि कब मिल रहे हो। तुम्हारी अपनी। पत्र पढ़कर कीर्ति कुछ देर जैसे काठ हो गई। मन हुआ अभी तुषार को ऑफिस से बुलाकर उसके पत्र के बारे में पूछे। इस पत्र से वो खुद को बुरी तरह अपमानित महसूस कर रही थी। मुझ में क्या कमी है जो तुषार इधर उधर भटक रहा है? मैंने उसे व उसके घर को भरसक अपने में समेट लिया है, बल्कि अपने व्यक्तित्व की पूरी आहुति दे दी है। पता नहीं फिर क्यों वो मुझसे छिटक कर दूर चला गया है। शाम को तुषार ने ऑफिस से लौटकर ब्रीफ केस कीर्ति के हाथों में दिया व पूछा, क्या मेरे नाम पत्र आए हैं? हाँ, ये रहे। उसने जानबूझकर वो बादामी रंग का लिफाफा नहीं दिया। इनके अलावा भी कोई पत्र है? नहीं। क्या किसी खास पत्र का इंतज़ार था? हाँ, बेहद खास। वो परेशान होकर बोला। किस खास पत्र का? अब तुम ऑफिस के मामले में क्या समझोगी? वो मुंह फेर कर कपड़े बदलने चला गया। कीर्ति सोचने लगी कि किस खूबी से तुषार ने बात टाल दी है। जरूर उस लड़की ने ऑफिस में फ़ोन करके बता दिया होगा कि उसने घर के पते पर पत्र डाला है, तभी तो उसने सबसे पहले उस पत्र के लिए पूछा। वो अपनी रुलाई दबाती हुई रसोई में चाय बनाने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी
कि उसे खरी खोटी सुनाए या चुपचाप सुराग लगाती रहे कि उस तीखी आवाज़ की मालकिन कौन है। उस पत्र के बाद कीर्ति अधिक तनावग्रस्त रहने लगी। हर समय असुरक्षा की भावना से घिरी रहती। कभी कभी सोते सोते अचानक उठकर हाँफने लगती। पूरा बदन पसीने में भीग जाता। लेकिन पलंग पर सारे दिन का थका तुषार गहरी नींद में सोया होता। वो चाहती उसे झंझोड़ कर उठा दे और फिर पूछे, मुझ में आखिर कमी क्या है? लेकिन डर जाती कि उसके विद्रोह से कहीं वो लड़की की तरफ और भी न झुकता चला जाए। कभी सोचती लीना या कृतिका की राय ले, लेकिन फिर उसने ये इरादा त्याग दिया। कुछ महीनों बाद आधी रात में भी अचानक फ़ोन आने लगे थे। घोड़े बेचकर सोने वाला तुषार फ़ोन की घंटी सुनते ही उछलकर बैठ जाता। कीर्ति उठने की कोशिश करती तो उसे अपनी बाह से दबा देता। यार मैं उठ रहा हूँ, मेरे ऑफिस का फ़ोन होगा, तुम अपनी नींद क्यों ख़राब करती हो? तुषार दूसरे कमरे में रखे हुए फ़ोन पर बातें करने चला जाता। कीर्ति दरवाजे के पीछे खड़े होकर बात सुनने की कोशिश भी करती, लेकिन वो इतने धीमे धीमे बात करता कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। उस रात वो सो तो क्या पाती, अलबत्ता तुषार फिर निश्चिंत होकर सो जाता। वो बड़ी सोचती रहती, अब तो दोनों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि घर पर भी फ़ोन आने लगे हैं। अगर उसके माता पिता व भैया अमेरिका में ना होते तो उन्हें बुलाकर अपनी ज़िंदगी का फैसला कर ही लेती। एक दिन तो हद हो गई। कीर्ति ने घंटी बजने पर दरवाज़ा खोला। सामने एक आधुनिक लड़की खड़ी थी। फूलों वाला लो कट ब्लाउज़, गहरे हरे रंग की स्कर्ट, कानों में बड़े बड़े गोल गोल बाले पहने मुस्कुरा रही थी। हाय कीर्ति जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। वो तीखी खनखनाती आवाज़ में हंस पड़ी। अब भी नहीं पहचाना? दरअसल तुषार कल मेरे फ्लैट में अपना कीमती पेन भूल गया था। मैंने सोचा यहाँ से गुजर रही हूँ तो देती चलूँ। कीर्ति समूची की समूची जल उठी। आप हैं कौन? बाकी अगली मुलाकात में। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। तुषार को ये मेरे प्यार सहित लौटा दीजिएगा। उसने अपने होठों से पेन को चूमा और उसे थमा कर खटखट करती चल दी। कीर्ति प्रस्तर प्रतिमा सी दरवाज़ा पकड़े खड़ी की खड़ी रह गई। वो गेट खोलकर एक बार फिर मुड़ी और धृष्टता से मुस्कुराई। बाय, फिर मिलेंगे। कीर्ति का चेहरा तमतमा उठा। दरवाज़ा बंद करके वो जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंची और सोचने लगी, इस छोकरी की इतनी हिम्मत कि घर तक चली आई। कल सचमुच तुषार रात को 1 बजे घर आया था। कीर्ति अनेक दिन तक बेचैनी से छटपटाती रही। क्या करे, कैसे पता लगाए वो लड़की कौन है जिससे तुषार मिलता है। तुषार के दोस्तों से पूछना ठीक नहीं है, उनकी पत्नियों की आंखें उसे बाद में चुभेंगी। फिर अचानक उसे सूझा कि उसकी पीए रीता को तो ज़रूर पता होगा कि वो कब ऑफिस से अचानक निकल जाता है, किससे मिलता जुलता है। उसने रीता का फ़ोन नंबर डायल किया। उधर से आवाज़ आई, हेलो रीता, मैं कीर्ति बोल रही हूँ। उसकी आवाज़ अलर्ट हो गई। जी मैडम नमस्कार, कहिए कैसे याद किया? मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। मुझसे? हाँ। तो क्या मैं आपके घर आ जाऊँ? नहीं नहीं, मेरा घर दूर है। ऐसा करते हैं कि कल ऑफिस से समय से आधा घंटा पहले घर से निकल आना। हम लोग ऑफिस के पास वाले ला ओपेला रेस्टोरेंट में मिल लेंगे। सुबह के समय जल्दी आना मुश्किल है, बट आई विल मैनेज। रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हुए कीर्ति ने कहा, रीता एक स्त्री ही स्त्री की पीड़ा को अच्छी तरह समझ सकती है। आप बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? कभी कभी किसी लड़की का तुषार के पास फ़ोन आता रहता है जिसकी आवाज़ तीखी व खनकदार है। मेरा मतलब व्यक्तिगत फ़ोन से है। उनका हर फ़ोन पहले मेरे पास ही आता है। दूसरी कंपनी की अधिकारी महिलाओं के फ़ोन भी आते रहते हैं, लेकिन सर उनसे नपीतुली बात ही करते हैं। मैंने किसी ऐसी लड़की का फ़ोन नहीं सुना जिससे वो कभी कभी हल्के मूड में भी बात करते हों। अच्छी तरह सोचो, शायद किसी लड़की से वो फिल्म देखने या बाहर घूमने का वादा करते हों। यदि किसी से ऐसा वादा करते हों तो मुझे उसका फ़ोन नंबर चाहिए। मैडम बुरा मत मानिए, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपकी शादी को कितने वर्ष हो गए हैं? 8। आप 8 वर्षों में भी अपने पति को पहचान नहीं पाई? उनके जैसा नेक और शरीफ इंसान मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखा है। मैंने 2-3 कंपनियों में नौकरी की है। उन नौकरियों को इसलिए छोड़ आई कि सभी भूखे भेड़ियों की तरह मुझसे व्यवहार करना चाहते थे।
नहीं, ये बात नहीं है। वो अच्छे हैं, लेकिन पुरुष का दिल कब चलायमान हो जाए तुम समझ नहीं सकती। अभी छोटी हो। वैसे ये बात अपने तक सीमित रखना। फिर कभी तुम्हें कोई सुराग लगे तो मुझे घर पर खबर कर देना। आप बिना बात ही अपने पति पर शक कर खुद को परेशान कर रही हैं। नहीं, कुछ तो बात है। अच्छा, तुमने कभी इस तरह की लड़की को उनके पास आते जाते देखा है, या वो कल ही उनके ऑफिस में आई हो मेरे जाने के बाद? उसने उस लड़की का रेखा चित्र अपने पर्स में से निकाल कर दिखाया, जिसे कल देखा था। किसी का भी रेखा चित्र बनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। उस लड़की का रेखा चित्र रीता एकटक देखती रही, फिर बोली, ये हमारे ऑफिस में कभी नहीं आई। अगर आई होती तो इतनी सुंदर लड़की को भूल पाना मुश्किल था। उसकी बात से कीर्ति जल भुन गई। वो कागज अपने पर्स में रख ही रही थी कि रीता ने जल्दी से उसके हाथ से वो कागज दोबारा ले लिया। एकटक उसको घूरते हुए बोली, मैं शर्तिया कह सकती हूँ कि ये हमारे ऑफिस में नहीं आई है, लेकिन इसकी झलक कहीं भीड़ भाड़ में देखी है। कहाँ रीता, जल्दी से याद करो। कीर्ति उसका हाथ पकड़कर उत्तेजित हो उठी। यही तो याद नहीं आ रहा। खैर, जब भी याद आएगा आपको सूचित करूंगी। कीर्ति ने पूछा, आज ये कहीं शाम को बाहर जा रहे हैं? सुबह अपनी दिनचर्या नोट कराते समय साहब ने कहा था कि 4 बजे उन्हें याद दिला दूं कि उन्हें बाहर जाना है। कीर्ति घर लौटते हुए सोचने लगी, जरूर रीता उससे कुछ छिपा रही है। उसने इस लड़की को तुषार के साथ ही घूमते हुए देखा होगा। कीर्ति 3:30 बजे ही घर से निकल पड़ी। ऑफिस से बाहर टैक्सी में बैठे हुए संक्षेप में ड्राइवर को समझाया कि वो किसी व्यक्ति का इंतज़ार कर रही है, उसका पीछा भी करना है। ड्राइवर उसे एकटक घूरता रह गया। क्या आप प्राइवेट जासूस हो? हाँ, बस ऐसा ही समझ लीजिए, कहकर उसने सिर ढककर काला चश्मा पहन लिया। ठीक 4 बजे तुषार ऑफिस से बाहर निकला और अपनी कार में बैठ गया। ड्राइवर ने बड़ी होशियारी से अपनी टैक्सी पीछे लगा दी। धीरे धीरे मुख्य बाजार पीछे छूट गया। अब कार शहर से बाहर चली जा रही थी। सुनसान रास्ते में अकेले टैक्सी में जाते हुए कीर्ति को भय भी लग रहा था। ड्राइवर अच्छा खासा लंबा चौड़ा दादा टाइप लग रहा था। कीर्ति को ये सोचकर सांत्वना हुई कि आगे की कार में तुषार है। यदि कोई गड़बड़ करेगा तो उससे सहायता मांग सकती है। फिर यह सोचकर अपने आप मुस्कुरा उठी कि जासूसी भी वो उसी की ही कर रही है और उसी से सहायता मांगने का अधिकार भी जताएगी। तुषार की कार एक नई बन रही फैक्ट्री के गेट पर रुक गई। दरबान ने उसे देखते ही सलाम ठोका। कीर्ति ने ड्राइवर से कहा, आप टैक्सी को उन पेड़ों के पीछे छिपा लो, मैं अभी आती हूँ। बहन जी, आप अपना ख्याल रखना, कोई बात हो तो मुझे आवाज़ दे देना। ड्राइवर ने उसे हिम्मत दी। मैं अपना ख्याल रखूँगी। यदि आप आधे घंटे में बाहर ना आई तो मैं अंदर घुस पड़ूंगा। ड्राइवर कुछ अदेखी जोश में था। दरवाजे पर ही चपरासी ने उसे रोक लिया। बिना आज्ञा आप अंदर नहीं जा सकती। कीर्ति मन ही मन कसमसाई। तो इश्क पर पहरेदारी भी बिठा रखी है। फिर बोली, अभी जो यहाँ से तुषार जी निकले हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी काम है। ओह सलाम मेम साहब, आपको पहचाना नहीं। साहब कहाँ बैठे होंगे? दाहिनी तरफ मुड़कर आप सीधे चली जाइए, वहीं सामने ही ऑफिस है, उसी में बैठे होंगे। ऑफिस के दरवाजे पे पड़े मोटे पर्दे के पीछे खड़े होकर उसने टोह ली। वो ठीक से सुन पा रही थी। अंदर से एक स्त्री की अंग्रेजी में बोलने की आवाज़ आ रही थी। तुषार भी उससे अंग्रेजी में ही बात कर रहा था। कीर्ति ने कुछ देर तक हिम्मत जुटाई, फिर एक झटके से पर्दा हटा दिया। वो ये देखकर सन्न रह गई कि अंदर 3 जापानी पुरुष और एक जापानी महिला बैठी है। वही महिला तुषार से कह रही थी। तुषार की नज़र कीर्ति पर पड़ी तो चौंका और हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। कीर्ति, तुम, सब खैरियत तो है? कीर्ति सटपटाई सी खड़ी थी। अपनी बेवकूफ़ी से वो अजीब स्थिति में फंस चुकी थी। बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकला, हाँ सब खैरियत है। तुषार ने सबसे उसका परिचय कराया। ये मेरी पत्नी है। बहुत अट्रैक्टिव है, जापानी महिला ने उसे प्यार से देखते हुए कहा। ये अट्रैक्टिव ही नहीं, इंटेलिजेंट एंड गुड हाउसवाइफ भी है। तुषार ने एक प्यार भरी नज़र उस पर डाली। शायद यही वो दृश्य थी जिसके लिए कीर्ति हमेशा तरसती रही थी। तुषार ने उसके पास आकर धीमे से पूछा, तुम यहाँ पहुँची कैसे? वो मैं बाद में बताऊंगी, तुम जल्दी घर चल सकोगे? बस 15-20 मिनट में काम ख़त्म करके ही चलता हूँ।
कीर्ति उन सबके साथ चाय पीती जा रही थी, लेकिन उनकी बातें उसकी समझ से बाहर थीं। उन लोगों से विदा लेकर तुषार और कीर्ति बाहर निकल आए। दरवाजे से थोड़ी दूर पर टैक्सी ड्राइवर चिंता में घूम रहा था। दोनों को साथ देखकर वो हैरान रह गया। कीर्ति ने उसे आने जाने का भाड़ा दिया। वह कहा, चिंता मत करो, मैं इनके साथ चली जाऊंगी, ये मेरे पति हैं। तो आप अपने ही पति की जासूसी कर रही थी क्या? तुषार व कीर्ति के मुंह से एक साथ निकला। तुषार ने कार को मोड़ते हुए पूछा, तुम्हें इस फैक्ट्री का पता किसने दिया? तुम्हारे ऑफिस से मिल गया था। मैं तो तुम्हें अचानक चौंकाना चाहता था। हमारी कंपनी इस जापानी कंपनी के सहयोग से टीवी सेट के बिल्कुल आधुनिक पुर्जे तैयार कर रही है। हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके ये पुर्जे बनाए हैं। इनके बाज़ार में आते ही हंगामा हो जाएगा और कंपनी मुझे मुख्यालय में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाकर भेज देगी। सच? कीर्ति खुशी से छलछला उठी। तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें चकित करना चाहता था, लेकिन तुम बीच में ही आ टपकी। तो रात में जो फ़ोन आते थे वो फैक्ट्री से ही आते थे? हाँ, पिछले दिनों मुझ पर काम का नशा कुछ इस कदर छा गया था कि फ़ोन आते ही नींद फौरन खुल जाती थी। लेकिन वो वाकई तुषार की इस नई उपलब्धि में खो गई थी, लेकिन अचानक जैसे वो झूमती स्कर्ट उसकी खुशियों को काला कर गई। तुम कुछ कह रही थी? हाँ, अभी घर नहीं जाएंगे, कहीं बैठकर मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। बच्चे घर पर अकेले होंगे। उषा को रुकने को बोल दिया है, कहते हुए वो रो पड़ी। तुम मुझे आज पहेली सी लग रही हो, रो क्यों रही हो? वो उसके बगल में बैठी सिसकती रही। एक अच्छा सा रेस्तरां देखकर तुषार ने कार रोक दी। तुषार उसे बेचैन नज़रों से देखे जा रहा था। बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? बताती हूँ। उसने अपने पर्स में से तुषार का पेन निकालकर उसकी आंखों के सामने कर दिया। तुषार सहज भाव से बोला, ये तुम्हें कहाँ मिला? ये घर पर कैसे आया? मैं सोच रहा था ऑफिस में किसी ने मार लिया है। अच्छी तरह सोचिए, कहीं किसी के घर तो नहीं छोड़ आए थे? सवाल ही नहीं उठता। तुमने ये शादी की सालगिरह पर मुझे भेंट किया था, इसे हमेशा से अपने ऑफिस की मेज पर रखता हूँ। क्या? वो जल भुन गई। वैसे ये तुम्हारी कोई क्लोज फ्रेंड मित्र मुझे घर पर दे गई थी। तुम ये पेन उसके घर पर भूल आए थे। तुषार खिलखिलाकर हंस पड़ा। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई प्यारी सी क्लोज फ्रेंड हो। टेक्नोलॉजी काम में दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती, तो क्लोज फ्रेंड के नखरे कहाँ से उठाएंगे? कितना ढीठ है तुषार, कीर्ति ने मन ही मन सोचा। अब वो इसके चेहरे से नकाब खींच कर ही रहेगी। उसने नाटकीय ढंग से पर्स में से निकालते हुए कहा, तुम्हारा ये लव लेटर इत्तेफाक से मेरे हाथ लग गया था। अब वो चौंका। मेरा लव लेटर? पर वो खिलखिलाकर फिर हंस पड़ा। बड़े अच्छे नसीब हैं जो हमें किसी ने लव लेटर लिखा, जरा पढ़ें तो। वो लिफाफे में से लव लेटर निकाल कर एक सांस में पढ़ गया, फिर बोला, धत, भेजने वाली ने अपना नाम व पता तक तो लिखा नहीं, नहीं तो उसके घर जाकर उसे गले से लगा लेता। तुम मेरी बात को गंभीरता से लो। मैं दो नावों पर सवार होने वाले व्यक्ति से संबंध नहीं रख सकती। मैं अपने बच्चों को लेकर अमेरिका चली जाऊंगी। 2 दिन पहले तुम्हारी मित्र आकर मुझे पेन दे गई। तुम उसके फ्लैट पर रात में भूल आए थे। कीर्ति, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। किस दिन किसके घर गया था? बुधवार को। बुधवार की रात को मैं 12:30 बजे तक फैक्ट्री में था। चाहो तो तुम अभी वहाँ फ़ोन करके मैनेजर से मेरी बात कंफर्म कर सकती हो। तुषार, तुमने ये काम बहुत नियोजित ढंग से किया है। अपनी स्टेनो, फैक्ट्री के मैनेजर सबको पटा कर रखा है। मैं 1 महीने में ही चली जाऊंगी, तब खूब ऐश करना। तुम क्या बकवास कर रही हो? सहने की भी हद होती है। सीधे सीधे क्यों नहीं बताती हो कि बात क्या है? कीर्ति ने सिसकियों के बीच सारी बातें बताईं कि किस तरह एक लड़की के फ़ोन आने शुरू हुए और किस तरह वो तिल तिल कर 6 महीने से जल रही है। तुषार अपने हाथ में उसका हाथ लेकर बोला, कीर्ति, सच मानो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। तुम्हें कोई लड़की गुमराह कर रही है। यदि तुमने उसके 2-3 फ़ोन आने के बाद बता दिया होता तो स्थिति सुलझ जाती। हम लोग टेलीफोन एक्सचेंज से उसका पता कर सकते थे। खैर, चिंता ना करो। हमारे बीच जिसने जहर घोलने की कोशिश की है, ऐसी लड़की को मैं ढूंढ कर ही रहूँगा। तुषार ने दूसरे दिन ही टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने वाले अपने मित्र को फ़ोन कर दिया कि घर पर आने वाले हर फ़ोन पर नज़र रखे।
उस लड़की के फ़ोन आने बंद नहीं हुए थे। वो हमेशा की तरह फ़ोन करके अब माफ़ करना गलत नंबर है की जगह अपनी व तुषार की मुलाकातों के झूठे किस्से सुनाया करती थी। तुषार के मित्र ने उसे खबर दी कि वो लड़की अलग अलग टेलीफोन बूथों से फ़ोन करती है। कीर्ति अब उसके फ़ोन पर ध्यान नहीं देती थी। तुषार ने उसे सिखा दिया था कि फ़ोन पर वो यही दिखाए कि वो जल रही है। कीर्ति के लिए सबसे बड़ी सांत्वना यही थी कि तुषार अब भी उसका अपना है, बिल्कुल अपना। अचानक एक दिन रीता का फ़ोन मिला। मैडम, हेलो। हेलो, कहो रीता, कैसी हो? जी ठीक हूँ, एक खुशखबरी दे रही हूँ, उस लड़की का पता लग गया है। क्या? रिसीवर उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। हाँ, वो हमारे दफ्तर के सामने वाली बहुमंजिली इमारत में काम करती है। तुम्हें कैसे पता लगा? दरअसल एक दिन मैंने उसे सड़क पर देखा था, बस चुपचाप उसका पीछा करने लगी, तब पता चला। धन्यवाद रीता। एक बात का और धन्यवाद देना चाह रही हूँ। तुमने तुषार के बारे में ठीक कहा था, उसका उस लड़की से कोई संबंध नहीं है, वही पता नहीं क्यों हमारे पीछे लगी हुई है। चलिए, आपकी चिंता खत्म हुई। सर वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। अब समझ में आया कि जिस पुरुष की व्यक्तिगत सचिव तारीफ करे वो वाकई स्त्रियों के लिए शरीफ व्यक्ति ही होगा। ऐसा करो रीता, तुम तुषार को उसके ऑफिस का पता बता दो, मैं भी उसे फ़ोन पर एक खुशखबरी देती हूँ। कुछ क्षणों में तुषार का ही फ़ोन आ गया। हेलो कीर्ति, कुछ जल्दबाजी मत करना, मैं ही कुछ रास्ता सोचता हूँ। शाम के 5 बजते ही वो तुषार का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। शाम के 6 बजे, 7 बजे उसने ऑफिस भी फ़ोन करके देखा पर वहाँ कोई रिसीवर नहीं उठा रहा था। 8:30 बजे तुषार थका शरीर व क्लांत चेहरा लिए लौटा। उसने कमरे में आकर कमीज के ऊपर के 2 बटन खोले। पंखा पूरी गति से चलाकर सोफे पर ढेर हो गया। कीर्ति का मन सहम उठा। उसने तुषार के केशों में उंगलियां फिराते हुए पूछा, क्या बात हो गई? क्या बताऊं? वो अपने दोनों हाथ की उंगलियां आपस में फंसाकर बोला। उस लड़की का पता लगा? हाँ। कौन है वो? जया चंद्रा, जिसके बारे में मैंने तुम्हें एक बार बताया था। कौन, फिरोजपुर वाली चंद्रा, जिससे कभी तुम्हारे मीठे मीठे संबंध थे? हाँ, मैंने रीता के बताए अनुसार सामने वाले दफ्तर के मैनेजर को उस लड़की का हुलिया बताकर उसका नाम और पता पूछा तो नाम सुनकर चौंक गया। वो जया चंद्रा है। जया के बारे में उसने शादी के कुछ महीनों बाद ही कीर्ति को बता दिया था। वो तुषार के पड़ोस में रहती थी। माता पिता व्यस्त रहते थे, अपने व्यवसाय में मगन। बस उसके 2 ही सहारे थे, एक उसकी बड़ी बहन और दूसरा तुषार, जो उसके पड़ोस में रहता था। दोनों उसके भाइयों ने अपने माँ बाप की व्यस्तता के कारण बाहरी दुनिया बना ली थी। जया की कोई निजी समस्या होती तो दीदी उसकी हल करती, विज्ञान या गणित की समस्या होती तो तुषार हल करता। हर कदम पर वो दोस्त संरक्षक बनकर उसे सहारा देता रहता था। कुछ दिनों में जया की दीदी की शादी हो गई और वो लंदन चली गई। अब उसका इकलौता सहारा भी छिन गया था। इधर तुषार के परिवार को वो शहर छोड़कर जाना पड़ा। 2 वर्ष बाद वो फिरोजपुर लौटा था, लेकिन उसे जया का पता नहीं चला। उसके परिवार वाले भी वो शहर छोड़ चुके थे। इतनी सी कहानी कीर्ति को पता थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई व व्यस्तता में तुषार के दिल का सुकोमल कोना कब दब गया वो कह भी नहीं पाया और न जान पाया। जिंदगी की तेज रफ्तार उसे बहाए चले जा रही थी। जया भावनात्मक रूप से एक मूर्ख लड़की निकली। तुषार ने ऐसे कहा जैसे वो करहा रहा हो। हुआ क्या? ये सच है कि मेरी उससे दोस्ती थी, मैं उसके प्रति आकर्षित भी था, लेकिन उसके दिल में कहीं गहरे मेरा नाम इस तरह लिखा जा चुका है वो मैं जान नहीं पाया था। उसकी दीदी ने कुछ समय बाद माँ बाप को भी व्यवसाय के सिलसिले में लंदन बुला लिया, लेकिन पगली जया अपने माँ बाप के आग्रह पर भी लंदन इसलिए नहीं गई कि वो यहीं कहीं मुझे खोज निकालेगी। अपने भाई के पास भारत में ही रह गई। उसका डॉक्टर बनने का सपना था, लेकिन मुझसे बिछड़ने के बाद वो कभी गंभीरता से पढ़ नहीं सकी। विज्ञान छोड़कर उसने जैसे तैसे बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लेकिन तुम तो उसे फिरोजपुर ढूंढने भी गए थे। हाँ, तब वो हमारे एक पड़ोसी को अपना पता भी दे गई थी, लेकिन इत्तेफाक से वो डायरी जिसमें उसका पता लिखा था पड़ोसी के बच्चे ने फाड़ दी। फिर मैं व्यस्त होता गया। उसके बाद? उसके बाद क्या, हम लोग भी शादी के कुछ साल बाद स्थानांतरित होकर इस शहर में आ गए।
इत्तेफाक से मेरा ऑफिस भी उसके ऑफिस के सामने ही है। बाजार में भी उसने मुझे तुम्हारे साथ देखा होगा। मेरे सुखी जीवन ने उसके तन बदन में आग लगा दी। अपने डॉक्टर न बन पाने और शादी न कर पाने का जिम्मेदार मुझे ही समझती है। उसे एक अंधी उम्मीद थी कि मैं भी मजनू बना बिना शादी किए उसे ही खोजता फिर रहा होऊंगा। ओह, बस उसने इसी जलन में हमारे दाम्पत्य सुख में आग लगानी शुरू कर दी। उसे लग रहा था वो मुझसे शादी का सुख नहीं पा सकी तो मेरा घर भी बर्बाद हो जाए। कीर्ति के आगे उस आधुनिक तेज तर्रार कुटिलता से मुस्कुराती लड़की की तस्वीर घूम गई। और वो तुम्हारा पेन? वो तो हमारे ऑफिस के चपरासी ने कुछ रुपयों के लालच में उसे दे दिया था। मेरे ऑफिस से वो पता लगा लेती थी मैं शाम को फैक्ट्री जा रहा हूँ। बस तुम्हें यही जताती थी कि गई रात तक मैं उसके साथ था। बेचारी जया। कीर्ति का दिल भी भर आया। ये दिल के किस्से ऐसे ही होते हैं। एक के लिए जीवन का एक खूबसूरत पृष्ठ जिसे पलट कर नया पृष्ठ सामने आसानी से लाया जा सकता है। दूसरे के लिए जीवन भर की मर्मांतक तकलीफ, ऐसी तकलीफ जो हर सांस के साथ कराहती है। अभी आपने सुनी नीलम कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई एक रोचक प्रेम कहानी। एक पुरुष को चाहने वाली दो स्त्रियों की मर्मांतक पीड़ा की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनते रहने के लिए आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करिएगा। फिर जल्दी मिलते हैं। नमस्कार।